हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हर बार की तरह इस वीडियो में हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोगों ने 3 तारीख से लेकर 9 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया है। और इस वीडियो को मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया है, और जिसको जो है हम लोग डिटेल में जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अब जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से जो है टॉपिक इस बार जो है इम्पोर्टेंट है और हमको किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच नेशन इज सेट टू होस्ट द 9th एडिशन ऑफ द एशियन विंटर गेम्स, यानी कि जो 9वें जो शीतकालीन जो खेल होने वाले हैं, उनकी मेजबानी जो है कौन-सी कंट्री करने वाली है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना जो है इस तरीके के जो खेल होने वाले हैं, 9वें जो विंटर एशियन गेम्स होने वाले हैं, उनकी जो है होस्ट कंट्री जो है वो चाइना है। देखते हैं इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डिटेल में और क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है ये चाइना के जो हार्बिन सिटी है, वहाँ पे जो है इस तरीके का जो विंटर गेम्स है वो होस्ट होने वाले हैं। और ये जो ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे वो किस डेट में किए जाएँगे, तो वो 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक जो है ये ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं? चाइना के हार्बिन सिटी में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पीसीएस में बनने के बहुत चांस रहते हैं कि आपसे कोई इंपॉर्टेंट गेम्स रिलेटेड जो है वो चीज़ें पूछ लेता है। नेक्स्ट हफ्ते हम लोग जो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट हमारे गए हैं, खिलाड़ी, उन्होंने जो भी मेडल जीते होंगे हम उस पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि कौन से खिलाड़ी ने किस मेडल को जीता है। तो अभी के लिए इतना जानूँ कि ये हार्बिन सिटी में हो रहा है चाइना के, और 7 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक। थोड़ा-सा डेट को भी हम लोग मेंशन करते रहेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पेपर देखा पीसीएस का, उसमें डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिए। तो थोड़ा-सा जहाँ-जहाँ नेसेसरी होंगी डेट्स, हम उनको कवर करेंगे। अननेसेसरी की डेट भी कवर करना बहुत ज़्यादा ही जो है बर्डन बढ़ा लेना वाली बात होगी अपने लिए। तो जितना ज़रूरी है उतना करेंगे। और ये जो बेसिकली यहाँ पे जो गेम जो है एशियन गेम, विंटर गेम्स, वो ज़रूरी क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने ना पहली बार इसको फुल्ली फंड किया है। अब वो एक योजना है, उसके माध्यम से जो है इंडिया ने इसको फंड किया है। वो कौन-सी योजना है? तो वो योजना है असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम। ये जो स्कीम है, इसके माध्यम से इंडिया ने अपना जो डेलीगेशन जा रहा है, यानी कि जो खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं, उनको जो है पूरी तरीके से फंड दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गई, ये स्कीम आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, किस स्कीम के माध्यम से इसको फंड किया जा रहा है। भारत के डेलीगेशन की अगर बात करते हैं, तो भारत के डेलीगेशन में टोटल जो है 88 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें जो है 59 जो एथलीट हैं और 29 जो है ऑफिशियल्स जाएँगे। ठीक है? टोटल 88 मेंबर्स की जो है हमारी टीम जा रही है, उसमें 59 मेंबर्स जो है वो एथलीट हैं और 29 जो है वो ऑफिशियल्स हैं। इसमें जो है बेसिकली कौन-कौन से इवेंट होने वाले हैं, यानी कौन-सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो पहला होगा अल्पाइन स्कीइंग होगा इसमें, ठीक? क्रॉस कंट्री स्कीइंग होगी, फिगर स्केटिंग होगा, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग किया जाएगा इसमें, एंड स्पीड स्केटिंग लॉन्ग ट्रैक पे किया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो इसके बारे में हमने जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा था, हमने सब जान लिया कि कौन-सा इवेंट चाइना में होने वाला है, हार्बिन सिटी में, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है? यहाँ पे एक स्कीम है, जो हमको बताना है, जो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है, इसका हमको एम बताना है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफरिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें जो प्रदान कराना जो है इस स्कीम का मोटिव है। अब ये स्कीम क्या है और ये स्कीम कब लॉन्च की गई है या किसकी घोषणा कब की गई, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा जो यूनियन बजट आया है 1 तारीख को, उसमें जो है ये स्कीम की घोषणा की है वित्त मंत्री के द्वारा। मैंने बजट पे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एक एक चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है या किस तरीके से एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चन, उस सारे डेटा को मैंने उस वीडियो में कवर किया है। नहीं देखा है तो जाके देखना। ये पॉइंट भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। डिटेल में चर्चा करी है हमने उसपे कि कौन-सी स्कीम है, कब आने वाली है और क्या उसका मोटिव है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट वीडियो है कि हर साल जो है एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको बजट से आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। तो वो वीडियो देख लोगे और मैं कुछ दिनों में जो है वो एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी लाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे बजट से। वो दोनों वीडियो आपको देखने ही देखने मस्ट हैं, ताकि आपके बजट के सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो अब पहले जो है इसको समझ लेते हैं इस आंसर को कि क्या कह रहा है ये। तो मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को जो है ये बजट में जो भाषण हुआ है हमारे वित्त मंत्री जी का, उन्होंने जो है ये घोषणा की है। तो इस स्कीम में जो है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स जो है वो इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना है।
यानी कि जो डिजिटलाइजेशन का जो हमारा मोटिव है सरकार का, उसको जो है बढ़ाते हुए जो बुक्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस में, अब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो भारतीय भाषा होनी चाहिए। उसमें जो है बुक्स को जो है डिजिटल फॉर्म में हमको प्रोवाइड कराना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बेसिकली जो है लर्निंग एनहांस होगी, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो या फिर वो कॉलेजेस में हो, उनकी जो पढ़ाई बेहतर होगी, क्योंकि उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है पढ़ने में आसानी होगी। जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होगी, उसपे उनको डिजिटल फॉर्म में बुक्स मिल सकती है, जिससे कि उनकी लर्निंग बेटर होगी। क्योंकि अभी देखा जाता है कि कहीं न कहीं शॉर्टेज रहता है सोर्सेज़ का। तो सोर्सेज़ को जो है शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए इस तरीके की स्कीम लॉन्च की जा रही है, और इसमें बेसिकली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि रीजनल लैंग्वेज में होंगे, जिससे कि जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, यानी कि जिनकी कोई भी भाषा हो सकती है, आप किसी भी क्षेत्र के होंगे, तो आपकी अपनी-अपनी भाषा होगी, तो उस सब भाषाओं में बुक्स को जो है प्रोवाइड कराना इस योजना का जो है मेन एम रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये बेसिकली जो स्कीम है, ये जो अस्मिता प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, उसके जो गोल हैं, उससे थोड़ा-थोड़ा अलाइन कर रहा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा अस्मिता प्रोग्राम क्या है? अस्मिता प्रोग्राम बेसिकली जो है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, उनके द्वारा ये चालू किया गया है, जिसमें जो है एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट करना एक मोटिव है। उसमें क्या होगा कि जो यूजीसी है और एक समिति है भारतीय भाषा समिति, ठीक? ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये दोनों जो हैं वो भारतीय भाषाओं को प्रमोट करना चाहती है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में। तो अस्मिता प्रोग्राम बेसिकली भारतीय भाषाओं को प्रमोट करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये प्रोग्राम भी आप याद रखिएगा, अस्मिता प्रोग्राम का मोटिव क्या है और किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलके इसको लॉन्च किया है। और इसका कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? तो यूजीसी का कोलैबोरेट किया गया है भारतीय भाषा समिति के द्वारा, जो कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है, इसका मोटिव है इस पूरी इस अस्मिता प्रोग्राम का। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली, डिटेल में समझ लिया। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन से आने की उम्मीद नहीं है मुझे। अब आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन व्हिच डेट इज़ वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? यानी कि हमको बताना हर साल जो है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 22 दिसंबर 2024 को जो पीसीएस का पेपर हुआ है, भर-भर के उसमें क्वेश्चन पूछे हैं डेट के हिसाब से कि कौन-सा दिवस किस तिथि को मनाते हैं। अभी से याद करते चलो, आसानी होगी पेपर में, क्योंकि पूरे-पूरे चांस बन जाते हैं कि इस बार का जो 12 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने। फिर जो है आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि वो 12 फरवरी था कि 4 फरवरी था, तो अभी से ही थोड़ा-सा रिकॉल करते चलोगे तो आपको आसानी होगी, और रिवीजन करते रहो बार-बार, ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी, ठीक है? तो 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और इसका जो है बेसिकली डिटेल देख लेते हैं। तो वर्ल्ड जो कैंसर डे है वो 4 फरवरी को, जैसा कि हमने बताया, बेसिकली जो है ये अवेयरनेस फैलाना कैंसर के लिए, और फोकस करना है कि कैसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं कैंसर का, अर्ली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको कैंसर की जो बीमारी पकड़ने वाली है तो उसको अर्ली डिटेक्शन कैसे हो सकता है। तो बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना और ट्रीटमेंट को जो है बताना कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से आप कर सकते हैं। इस डे की बात कर लेते हैं कि इस डे की घोषणा कब की गई। तो एक यूनियन है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, यूआईसीसी, ठीक है? उसने जो है इस डे को मनाने का प्रपोजल रखा, और ये कब रखा? तो वो रखा सन 2000 में। 2000 से जो है इस डे को मनाया जा रहा है पर ईयर। और कब मनाते हैं? तो मनाते हैं हम इसको 4 फरवरी को। इस साल की अगर थीम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वर्ल्ड कैंसर डे 2025 की जो थीम है, वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। अब इस थीम का मोटिव क्या है? ये थीम भी बड़ा सोच समझ के रखी गई है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति की जो कैंसर जो भी पेशेंट होता है, उसके कारण अलग होते हैं। उनकी जो है जर्नी अलग होती है, उसको ट्रीट करने की, उसको टैकल करने की, वो जो पेन जो झेलता है, वो सब अलग-अलग तरीके से अपना झेल रहे हैं, या सब अपने अलग तरीके से जो है उस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है ये थीम रखी गई है यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, थीम तो आप याद रख लेना, बाकी डे भी देख लेना कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। प्रीवियस जो भी वीकली करंट अफेयर्स रहे हैं, मैंने और भी जितने इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, हमने सब कवर किए हैं। एक वीडियो सेपरेट बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट में बताएँ मुझे कि डेज़ पे जितने भी जो पिछले महीने निकले हैं जनवरी में, उन सारे इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ थीम के साथ। तो उसको भी आप कमेंट करना, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी? तो सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी कि केंद्रीय जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, उसने भारत के जो है पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। वो कहाँ दी है? तो मध्य प्रदेश का जो रीवा है,
वहाँ पे जो है इस तरीके की जो है मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। तो बेसिकली जो सेंटर जो अथॉरिटी है उसने अप्रूवल दिया है इंडिया के जो पहले टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को, जो कि रीवा में होगा मध्य प्रदेश के। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश का पहला है, जहाँ भी फर्स्ट हो, थोड़ा-सा ध्यान लगा के पढ़ लेना, क्योंकि पहली चीज़ें जब होती हैं तो एग्ज़ामिनर के सामने जो है चीज़ें इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि कहाँ हो रहा है, ठीक है? तो रीवा में मध्य प्रदेश में, याद रखना। एमपी पीसेस वाले तो याद ही रखो कि बहुत हॉट टॉपिक हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा। बाद बाकी कोई ऐसी चीज़ है कि ये इंडिया में पहली बार हो रही है, तो और भी स्टेट पीसेस में पूछने के चांस बनते हैं। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो मुकुंदपुर है, उसके पास जो व्हाइट टाइगर सफारी है, ठीक है? तो मुकुंदपुर के पास जो व्हाइट टाइगर सफारी है, वहाँ पे जो है इस तरीके की मंजूरी दी है। तो ये थोड़ा-सा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रखना। अब इसके अलावा क्या ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा-सा टाइगर सेंसस देख लेते हैं, ठीक है? तो हर 2 साल में होता है। तो 2022 का डेटा हमारे पास लेटेस्ट है, तो वो अभी रिपोर्ट आई है लास्ट, मेरे ख्याल से 2024 के जून या जुलाई में रिपोर्ट आई थी। तो उसमें हम टाइगर की पॉपुलेशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ-कहाँ टाइगर की पॉपुलेशन है। तो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, तो एक एप्रॉक्स डेटा मिला है, तो 3682 से लेके 3925 तक जो है टाइगर जो है उनकी संख्या बताई गई है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए गए हैं, वो हैं एमपी में। इसीलिए जो है टाइगर प्रदेश भी जो है एमपी को बोला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश पे है। टोटल संख्या की बात कर लें तो वो 785 टाइगर हैं। और उसके बाद कौन-सा स्टेट आता है, तो वो आता है कर्नाटक, ठीक है? उसमें 563 हैं। फिर तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो उत्तराखंड आता है 560 के साथ, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है जिसमें 444 जो है टाइगर पाए गए हैं। ये सारे फैक्ट बहुत ज़रूरी हैं। अरेंज करने को भी आ सकता है पेपर में कि आपको लगाना है स्टेट वाइज़ कि सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ है अकॉर्डिंग टू टाइगर सेंसस 2022। ये लिख के आएगा पेपर में कि 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो सबसे नंबर 1 पे एमपी, नंबर 2 पे कर्नाटका, नंबर 3 पे उत्तराखंड और नंबर 4 पे महाराष्ट्र, ठीक है? तो ये क्रम जो है आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे है। संख्या हो सकता है ना भी याद रखो, लेकिन एमपी पीसेस वाले आप संख्या तो याद रखना, ठीक है? आपसे तो संख्या ही पूछ सकता है कि कितनी संख्या जो है टाइगर की है। तो ये दोनों आप याद रखना, बाकी अदर स्टेट वाले जो है बस आपको क्रम थोड़ा-सा याद रखना कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन से स्टेट आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है 5वाँ क्वेश्चन जो है बेसिकली कह रहा है, हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी फॉर द बुक एक होर अश्वत्थामा। बेसिकली अभी साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो घोषणा की गई है उनकी। तो उसमें हमको बताना है जो डोगरी भाषा में एक होर अश्वत्थामा पुस्तक जो है किसने लिखी है, जिसके लिए जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यूपीपीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साहित्य अकादमी अवार्ड पूछ सकता है, याद रखना है, ठीक है? कि कौन किसको मिला है। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, चमन अरोड़ा जी को जो है वो इस साल का डोगरी भाषा में, याद रखना। डोगरी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पता चले हिंदी लगा दो आप। तो डोगरी भाषा में जो है उनको ये अवार्ड मिला है। उनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, एक होर अश्वत्थामा। हो सकता है पुस्तक का नाम सीधे पूछ ले कि एक होर अश्वत्थामा किसने लिखी है। तो हाइलाइटेड पुस्तक है, चर्चा में पुस्तक है, तो पूछ सकता है। हर तरीके से हमको तैयार रहना है कि क्वेश्चन कैसे बना सकता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो चमन अरोड़ा जी को जो है ये पुरस्कार मिला है। ये बुक जो है बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन है डोगरी भाषा में जो साहित्य लिखा जा रहा है। और इस बुक का जो टाइटल है बेसिकली अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अनदर अश्वत्थामा। इंग्लिश में अगर इसका हम टाइटल देखें तो अनदर अश्वत्थामा, एक और अश्वत्थामा का एक ट्रांसलेट हो जाएगा। बेसिकली जो है ये माइथोलॉजी पे और हिस्ट्री पे जो है ये बुक लिखी गई है, जिसमें जो है रिफ्लेक्शन दिखाया है कि जो हमारे कंटेम्परेरी जो समाज है, जो आज का समाज है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा कि इस बुक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। अब थोड़ा-सा साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये अवार्ड क्या है। तो बेसिकली साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा ये प्रेज़ेंट किया जाता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। बेसिकली जो है लिटरेरी वर्क्स के लिए जो वेरियस जॉनरे होते हैं उसमें जो है जो एक्सीलेंट अगर आप लिटरेचर करते हैं या लिखते हैं, बढ़िया पोएट्री होती है, ठीक है? फ़िक्शन की कोई बुक होगी, ड्रामा का आपने लिखा है, कोई ऐसे लिखा है, या जो भी आप साहित्य लिख रहे हैं जिस भी तरीके का, अगर आप उसमें एक्सीलेंट काम करते हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है। ये बेसिकली जो है एक प्लेग के साथ जो है इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ प्रदान किया जाता है। और इस जो अवार्ड को जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किस सन में किया गया? तो 1955 में जो है इस अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कभी-कभी पूछ सकता है कि इसकी पहली बार जो है घोषणा कब हुई थी? तो 1955 ईयर याद रखिएगा। साहित्य अकादमी अवार्ड किसके द्वारा प्रेज़ेंट किया जाता है? तो वो किया जाता है नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी थे आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच मिनिस्ट्री जो है लॉन्च्ड
द NYPS 2.0 वेब पोर्टल टू इनेबल सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन द यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम। तो थोड़ा-सा आप अगर दिमाग लगाएँ तो इसमें जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ठीक है? उसने जो है NYPS 2.0 नाम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका क्या मोटिव है और कैसे जो है ये चलेगा, काम करेगा, हम देखते हैं। तो बेसिकली जो है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम के थ्रू जो है ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली जो है बच्चों में या स्टूडेंट में जो भी यूथ होगा उसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है ये प्रमोट करेगा और ये बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट फंक्शनिंग को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल्स हैं उसको जो है ये प्रमोट करेगा कि वो समझे इस चीज़ को कि हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे चलती है, पार्लियामेंट का सिस्टम कैसा होता है, ठीक है? गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन करती है, उनके सामने क्या कठिनाइयाँ आती हैं या उनके एम क्या होने चाहिए गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट में किस तरीके का बिहेवियर किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो अवेयरनेस करने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली जो है 3 कैटेगरी में लोगों को जो है ये पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता है। एक तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें जो है स्कूल के बच्चे होंगे, जिसमें अगर क्लास देखें तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे होंगे, जिसको जो है किशोर सभा बोला जाएगा। और अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट होंगे, उनको तरुण सभा बोला जाएगा। तो उसके बाद जो है सेकंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो है ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर आप करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं ग्रुप के साथ अपने, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी इसमें अलाउ किया जाएगा। बेसिकली आप इसमें क्विज दे सकते हैं जिसमें भारतीय डेमोक्रेसी नाम के टॉपिक पे आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसके थ्रू भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने जान ली इस वेब पोर्टल के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली कह रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी जो है सेट टू ओपन इन व्हिच स्टेट? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाराष्ट्र में जो है इस तरीके की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा की है। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली महाराष्ट्र में इसकी घोषणा की गई है और ये क्या काम करेगी? जो ये काम करेगी, जो एआई एजुकेशन को प्रमोट करेगी, रिसर्च को प्रमोट करेगी, ठीक है? और इनोवेशन लाएगी। इनोवेशन के फील्ड में जो है थोड़ा-सा हमारे बच्चों को मोटिवेट करेगी। बेसिकली हाइलाइट देख लेते हैं इस जो यूनिवर्सिटी की ओपन करने की जो है क्या-क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव समझे तो बेसिकली वही इंडिया का जो फर्स्ट एआई फ़ोकस यूनिवर्सिटी बनाना है जिसमें सारा जो चीज़ें हो एआई के थ्रू की जाएँ। फ़ोकस एरिया जो है रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट करना एआई के फ़ील्ड में और जो उससे रिलेटेड जो फ़ील्ड्स हो सकती हैं, उसमें जो है उस प्रमोशन की बात करी गई है। इम्पैक्ट क्या करेगा? बेसिकली टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा जिससे एडवांसमेंट को जो है एडवांसमेंट हो सके, पॉलिसी मेकिंग में और ये स्किल डेवलपमेंट पे जो है इम्पैक्ट डालेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसमें? तो बेसिकली जो बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, प्रमोटिंग जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, उसको जो है ये हाइलाइट करता हुआ ये इस तरीके की घोषणा की गई है क्योंकि अब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस तरीके की घोषणा की थी जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये इस तरीके की जो यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो बैंकिंग एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है और एसएससी में भी इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द न्यू हेड ऑफ सिटी बैंक इंडिया? सिटी बैंक का आपको न्यू हेड बताना है कि नए प्रमुख कौन बने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के बाला सुब्रमण्यम साहब जो है उनको सिटी बैंक के जो है नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। समझ लेते हैं कि के बाला सुब्रमण्यम बेसिकली सिटी बैंक के बने हैं, जो कि आशु कुल्लर जो हैं उनको जो है ये उसके बाद जो है ये बनेंगे। उससे इनसे पहले अभी जो थे वो आशु कुल्लर थे, अब वो हट गए, उनकी जगह पे आएँगे के बाला सुब्रमण्यम साहब। इनका जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली आरबीआई के द्वारा किया गया है, और इसमें जो है अमोल गुप्ते को जो है रिपोर्ट करेंगे जो कि हेड ऑफ एशिया साउथ एंड बैंकिंग हेड हैं। इनको जो है रिपोर्ट करेंगे ये, और ये बेसिकली एक सिटी बैंक के लिए बहुत ही बड़ा एक ट्रांजिशन होगा। इतना इम्पोर्टेंट था मुझे लगता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया कंडक्ट्स द मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिन विद व्हिच कंट्री? तो हमें कंट्री बतानी है कि भैया किस कंट्री के साथ जो है भारत ने इस तरीके का सैन्य अभ्यास किया है, एक्विवेरिन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के साथ जो है ये भारत ने एक्सरसाइज कंडक्ट की है एक्विवेरिन, ठीक है। देखते हैं डिटेल में कि क्या कह रहा है कि तो बेसिकली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव के बीच में। ये बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी जो है बढ़ाएगी, यानी कि जो है आपसी सहयोग जो है ये बढ़ाएगी, और इसका जो मेन मोटिव वो काउंटर टेररिज्म और जो है डिफेंस के जो कॉर्पोरेशन जो सहयोग है डिफेंस का उसको जो है दोनों नेशन के बीच में बढ़ाना। बेसिकली कंडक्ट ये एनुअली होती है, और जो है ये बेसिकली जो है इंडियन आर्मी और मालदीवियन जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसके बीच में जो है कंडक्ट की जाती है। एक्विवेरिन शब्द का अगर मतलब समझे तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, जो कि मालदीवियन लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इन द यूनिट बजट 2025-26, यानी कि सरकार ने जो है कितना खर्चा किया है बजट में। इस बार जो बजट आया है उसमें आपको बताना है कितना खर्चा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 50,65,345 करोड़ रुपए सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है इस साल के बजट में। ठीक है, देखते हैं इसको डिटेल में। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो है यूनियन बजट पेश किया है, जैसा कि हम जानते ही हैं। 1 फरवरी 2025 को उन्होंने लोकसभा में ये बजट पेश किया है। बेसिकली उनका जो है ये 8वां जो है कंसेक्यूटिव बजट है, जब से उन्होंने जो है ये चार्ज लिया है फाइनेंस मिनिस्टर का। आपको बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर से पहले उनके पास कौन-सी मिनिस्ट्री थी, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा-सा बता देना कमेंट में। और जो भाजपा की जो सरकार है, जो तीसरा टेन्योर मिला है भाजपा को, उसका जो है पहला फुल बजट है, ठीक है? पिछली साल क्या था? इंटरिम बजट था। इस साल जो है फुल बजट पेश किया है उन्होंने। बेसिकली जो है ये फॉर्मर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास एक रिकॉर्ड है जो कि 10 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं हमारे भारत का। जबकि उन्होंने लगातार 6 बार जो है वो पेश किया था 1959 से 64 के बीच में, और 4 बार उन्होंने 1967 से 69 के बीच में पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा उनके पास ही है, मोरारजी देसाई जी के पास। सीतारमण जी ने जो है वो 8वीं बार लगातार पेश कर दिया है। तो ये इस रिकॉर्ड को तोड़ने की या फिर कह लें बराबरी करने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको लगता है कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ पाएँगी या नहीं? तो इस वीडियो में इतना ही था। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।